अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज शब नया दौर के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरे साथ मुर्तज़ा सोलंकी हस्बे मामूल मौजूद हैं और हमें हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट नजम सेठी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, आप सब उनको जानते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी कई बार आ चुके हैं। उसके अलावा आप इनका अपना यूट्यूब चैनल भी देखते होंगे, वहाँ भी ये वीडियो जो है बाद में अपलोड होगी। तो आज जो है हम गर्मा गर्म जो खबरें हैं और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की सियासत में, उनका जायजा लेंगे। सेठी साहब का एनालिसिस भी लेंगे, कमेंट्री भी लेंगे और साथ में जो मुस्तकबिल में उनको दिखाई दे रहा है खाका, उसका भी जिक्र होगा। तीन चार बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं, जो जिन पर आज बात होगी, वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर एक तो ये कि सेनेट का चेयरमैन का जो इलेक्शन है वो मुकम्मल तो हो गया, लेकिन अभी भी बेयकीनी की जो कैफियत है वो जारी है। और क्या ये चेयरमैन का जो इलेक्शन है, हमारा सवाल ये होगा, काफी बड़ा सवाल भी है, क्या इससे वाकई ही में इमरान खान साहब की जीत हुई है? क्या उनकी गवर्नमेंट को और इस रेजीम को एक सहारा मिला है, या ये भी एक अनसर्टन मामला है? इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ के ऊपर जो है काफी प्रेशर दोबारा से आ गया है। वो बेल कैंसिलेशन की दरखास्त गई है। क्या मरियम नवाज जो है वो जेल जाएंगी या उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा? बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उस पर भी बात होगी। और आज वफाकी जो हमारे वुज़रा हैं, बहुत सारे, उनका एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड किस्म का एक हमला हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, जहां उन्होंने ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन जो जो कमिश्नर्स हैं वो खुद से इस्तीफा दे दें। हम रेफरेंस तो ही दायर करेंगे, लेकिन जो उनकी काम रहा है उसके हवाले से वो खुद ही छोड़ दें तो बेहतर होगा। तो इस पर भी बात होगी। मगर जो सबसे बड़ी और एक सवाल जो, और हमारे नाजरीन भी इसमें बड़े इंटरेस्टेड होंगे, और वो सवाल हम मैं उनसे बाद में करूंगा कि पिछला जो मैसेज था नवाज शरीफ का, वीडियो का पैगाम था, उसमें उन्होंने जर्नैलों के नाम क्यों लिए? मियाँ साहब ने तीन जनरल्स के नाम लिए। इस पे भी बात होगी। लेकिन मेरे ख्याल से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। थैंक यू सो मच सेठी साहब फॉर जॉइनिंग अस। और मैं सबसे पहला जो आपको सवाल आपकी तरफ दे रहा हूँ, और फिर सोलंकी साहब ऐड करेंगे बाद में अगले राउंड में, वो ये है कि ये संजरानी साहब की जो जीत है और गिलानी साहब की 7 मुस्तरद वोटों की बिना पे हार जो है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या ये मामला सेटल हो गया है, या ये अभी अदालतों में जाकर आगे ओवरटर्न हो जाएगा? क्या गिलानी साहब वाक़ई में चेयरमैन बन जाएँगे सेनेट के? क्या कोई डील चल रही है? ज़रा इस पे अपना तबसरा दें प्लीज़। बड़ी मेहरबानी रज़ा। देखिए, ये तो काफ़ी काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश है कि ये जो भी फैसले हुए हैं, ये ओवरटर्न ना हों। बड़ी मेहनत की है उन्होंने संजानी साहब को जिताने में, अब इसमें कोई शक नहीं रहा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि और उसकी अहमियत जो है वो उसे एहसास होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पहले जो बाय इलेक्शंस में जो डिफीट हुई, उसके साथ बड़ा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ गवर्नमेंट का, और ऑपोजिशन बड़ी बहादुर बनी उसके बाद। और उसके बाद ये गिलानी साहब की अपनी इलेक्शन जीतना, वो उसके बाद एक सेकंड धक्का था गवर्नमेंट को। तो मेरा ख्याल है उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर एक एसओएस दिया एस्टैब्लिशमेंट कि बचा ले, नहीं तो सारा कुछ जा रहा है। और आपने देखा है इमरान खान साहब ने जो अपने एमएनएज को बुला के जो बात कही थी, एक्चुअली वो उनके लिए नहीं थी। वो पैगाम एस्टैब्लिशमेंट को दे रहे थे, जिसका बड़ा मुख्तसर ये था कि देखें, अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो फिर मैं गया और मैं लगा गया, और मैंने फिर ये असेंबलियां डिसॉल्व कर देनी है, और फिर अगले इलेक्शन होंगे, वो आप संभाल लीजिएगा। अगर आप ना संभाल सके तो फिर इमरान खान तो ना आएगा, फिर तो नवाज शरीफ आएगा, मरियम आएगी, वो आपको संभाल लेंगी। बड़ा मुख्तसर सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा उन्होंने पैगाम दिया था एस्टैब्लिशमेंट। वो मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट वो उठ गए, जागे, और कहा यार ये न्यूट्रलिटी जो है ना, ये बड़ी महंगी ना पड़े, ये इमरान खान का कोई पता नहीं है। ये कुछ भी कर सकता है, और देखो कैसी धमकियां दे रहा है, और पब्लिक में दे रहा है। तो मेरा ख्याल है फिर उन्होंने फिर संजानी साहब को जिताया, ताकि तीसरी शिकस्त ना हो इमरान खान को, और थोड़ा सा उनका भी हौसला जो है वो बुलंदी रहे। तो ऐसे ये बात चली है। अब ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने
एहतजाज किया और वो अदालत में ले गए और जाएंगे लेके इसको। और वहाँ आपको पता है 2 इश्यूज हैं। एक तो ये है, क्या ये एडमिट हो सकता है कि नहीं? क्या, क्योंकि कानून में ये लिखा है कि इसको किसी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो एक अलग बात है कि कोर्ट्स ये कहते हैं कि हर चीज़ चैलेंज हो सकती है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन सॉलिड है। तो एक तो ये मरहला ऑपोजिशन को क्रॉस करना पड़ेगा, मेरा ख्याल है द विंड इज़ बिहाइंड देम। ये शायद उनका केस स्ट्रॉन्ग है। अदालतों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि नहीं-नहीं हम नहीं देखेंगे। और दूसरा ये है कि क्या वो जो वोट्स जो थे वो इनवैलिड थे या वैलिड थे? वो भी इतनी जजमेंट्स हैं पहले कि वो भी वैलिड करने पड़ेंगे। तो ये तो एक और शिकस्त नज़र आएगी एस्टेब्लिशमेंट को भी और इमरान खान साहब को भी। अब देखना ये है कि कितना प्रेशर वो लेके आते हैं अदालतों के ऊपर। हमें पता है अदालतों के ऊपर प्रेशर आता है, इंसान है। और बहुत से मुश्किलात होती हैं। आपने देखा वो अली अहमद खुर्द क्या कह रहे हैं, सुन ही लिया होगा आपने। अब बिल्कुल। क्या मैं बताऊँ आपको, शायद उन्होंने कह दिया तो बस अब छोड़ देते हैं हम यहाँ बात। मगर काफ़ी सख्त बातें की हैं अली अहमद खुर्द साहब ने जुडिशरी की आज़ादी के ऊपर और खुद मुख्तारी के ऊपर, कि है कि नहीं है और कितनी है। तो ये मसले चलेंगे वहाँ वहाँ और इसीलिए आपने देखा, आपने जब खुद ही ज़िक्र कर दिया कि अब गवर्नमेंट का पूरी कोशिश है किसी से के साथ इलेक्शन कमीशन की छुट्टी कराई जाए या इलेक्शन कमिश्नर की छुट्टी कराई जाए, ताकि वहाँ उनको कुछ सहूलतें मिलें। जी। और मैं हमारे व्यूअर्स भी पूछ रहे हैं कि क्या केस तो स्ट्रांग है जैसा आपने कहा एनएस, लेकिन आप ये भी देखें कि क्या रिलीफ मिलने का इम्कान है? केस स्ट्रांग होने से, वीक होने से तो अक्सर कुछ नहीं होता पाकिस्तान में। विंड्स किस तरफ जा रही हैं और हवा कहाँ चल रही है, जज भी वही देखते हैं। अब देखें ना, बात हो रही है खुल के, तो खुल के करते हैं बात, क्या मसला है? तो आपको लग रहा है कि हवा है स्ट्रांग in the favor of PDM's case? देखिए, अगर इलेक्शन कमिश्नर खड़े हो गए हैं और दिलेरी दिखाई है, तो बाकी जजेस के ऊपर भी अब प्रेशर तो होगा ना। अवाम का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है। अब इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया और ज़ाहिर है तालियां बज रही हैं हर जगह पे उनके लिए। और बाय द वे, ये एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। देयर आर 4 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ये सब इकट्ठे हैं। ये बड़ी तकड़ी बात है ये कोई छोटी बात नहीं है। इनके अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है। और ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए ना, 3 चारों प्रोविंसेस आर रिप्रेजेंटेड इन द इलेक्शन कमीशन। अब अगर आप एक के दबाव डालेंगे, 2 पे डालेंगे, तीसरा, तो यहाँ तो ऐसे लग रहा है अभी, या मेरा ख्याल है वहाँ भी कोशिश होगी कि वहाँ भी डिवीजन क्रिएट की जाए। बिकॉज़ डोंट फॉरगेट, वन इज़ फ्रॉम केपी एंड वन इज़ फ्रॉम पंजाब एंड वन इज़ फ्रॉम बलूचिस्तान। सिंध वाला तो तकड़े रहेंगे, मगर अब जी। और मैं क्या कहूँ? इसलिए आप बात समझ ही जा रहे हैं मेरी बात। जी, जी, बिल्कुल तो समझ मगर गया। ये है, तकड़े हैं इस वक़्त, सब तकड़े हैं और ये उधर भी नज़र आएगा ना। जज हज़रात जो अदालतों में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी देखना पड़ेगा ना कि यार ऐ ना होए कि वो अच्छे लग रहे हैं और हम बुरे लगें। और आपने देखा पहले भी जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था कि सीक्रेट बैलेट हो या ओपन बैलेट हो, तो उसमें भी जजेस ने बातें तो बहुत की थी, आपको याद होगा। ऐसे लगता था कि, मगर जब फैसला आया, तो बड़ा क्लियर कट फैसला था। और मैं बिल्कुल। समझता हूँ वो भी अंडर प्रेशर क्लियर कट फैसले ही आते हैं। अ, और मगर इसको अंडर एस्टिमेट ना करें एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से। सही, बहुत प्रेशर सही। होगा जजेस के ऊपर। राइट। एक और ज़िमनी सवाल हमारे एक व्यूअर का है, अहमद शाह वज़ीर का। वो कह रहे हैं कि क्या पीडीएम और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील हो जाएगी या हो रही है या कोई बातचीत चल रही है? ये आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है या आपका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर? देखिए, पीडीएम की तो कोई डील नहीं हो रही, वो तो आप समझ लें कि मौलाना और नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। अलबत्ता और बाकी बाकी पार्टियां भी उनके साथ हैं। अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो है, ये सोचा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी ने कुछ थोड़ी बहुत बातें की हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसके बेसिस के ऊपर उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि जी, आप थोड़े से न्यूट्रल हो जाएँ, हम सँभाल लेंगे। हाँ, हम और आपसे कुछ नहीं माँगते। तो वाप इन रिटर्न हम आपको अटैक नहीं करेंगे। मतलब है कि बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट को नहीं अटैक करेंगे और खुसूसन किसी का नाम नहीं लेंगे। मेरा ख़्याल है ये जो ज़रदारी साहब ने यहाँ तक बात की होगी। और क्योंकि उसके बाद आपने देखा मियाँ साहब भी और मरियम भी और नून लीग वाले भी और मौलाना भी, ये संभल गए, इन्होंने अपने आप को खींच लिया और कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं हुई उसके दौरान।
जब ये सारा कुछ चल रहा था। और यहाँ तक के राणा सनोला साहब ने कहा हाँ लगता है कि थोड़े से न्यूट्रल हो गए हैं। और भी लोगों ने ऐसी बातें की कि हाँ शायद देखते हैं ये है वो है, और तो चुप हो गए। मगर ये जब सेनेट के बाद आपने देखा कि दो चीजें हुई। एक तो ये कि जिस तरीके से इंटरवेंशन हुई, जाहिर है उसके बगैर तो आगे बात चल नहीं सकती थी। और नून लीग वाले तो कहते हैं कि हमारे पास एविडेंस भी है, हमारे लोग हैं जिनको फोनें आई थी और हम बताएंगे किसी स्टेज पे। मेरा ख्याल है अभी वो स्टेज नहीं आई, मगर जाहिर है धमकी तो है। और जाहिर है मायूसी भी है कि अगर कोई डील हुई थी जरदारी साहब की, तो जरदारी साहब के साथ बिट्रेयल हो गई है। और जाहिर है मेरा ख्याल है प्रेशर आया इमरान खान साहब से, तो एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई है, न्यूट्रल नहीं रही, थोड़ी सी आगे आ गई है फिर। और ये पहले भी हमने देखा है कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा खान तो नहीं होगा,
अल्टीमेट लूजर जो है, जो नुकसान है, वो तो खुद एस्टेब्लिशमेंट को नहीं होगा। देखिए यही तो फलसफा है ना नून लीग का, कि पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट का नुकसान हो रहा है, अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रही है। तो समझाया जाए फिर, और समझाने का यही तरीका है कि आप पंजाब के अंदर जो बात उन्हें पसंद नहीं आती एस्टेब्लिशमेंट को, वो की जाए, और वो लोग उसके ऊपर सुनते हैं और कहते हैं गलत सही है। तो अब बात यह है, देखिए मैं पीपल्स पार्टी की कुछ बात करना चाह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की मजबूरियां हैं कुछ। आप एक मिनट के लिए अपने आप को पीपल्स पार्टी में जाने। अब उनके पास एक हुकूमत है, उनके पास ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल हुकूमत उनके पास। इलेक्शन 2 साल 2.5 साल आगे पड़े हैं, 3 साल पड़े हैं, जो भी। अब ये जिस किस्म का कॉन्फ्रंटेशन चाह रहे हैं नून लीग वाले और मौलाना, जिसके साथ बेसिकली ये है कि इमरान जाए और अगली इलेक्शन कल हो जाए। अब पीपल्स पार्टी तो ये सोचती होगी ना कि अगर ये कामयाब ना हुआ तो उनके पास जो है वो भी चला जाएगा हाथ से। वो तो नहीं छोड़ेंगे, वो तो गवर्नर रूल लगा के और वो वहां करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ जो उन्होंने 3-4 साल पहले किया था, रेंजर्स ने जो किया था, और लोगों को गिरफ्तारियां करके जेल में डाला। अभी भी बहुत से पीपल्स पार्टी के लोग जेलों में हैं। फिर नए नए केसेस बन जाएंगे, ऐसे क्या है। अभी इधर भी आते हैं नैब का रोल जो है, मगर तो पीपल्स पार्टी क्या करे? उसकी तो यही कोशिश है कि देखिए जो भी वो करे उन्हें नुकसान ना हो। नून लीग और मौलाना की है, जो भी करे हमें फायदा हो। नुकसान तो होना तो हो गया, वो तो और क्या नुकसान होगा। मियां साहब को फॉर लाइफ खत्म कर दिया है, कांट बी समथिंग टू विन। क्या है वो ज्यादा से ज्यादा यही है ना अगली इलेक्शन में कि वो अपनी वापस सिंध की सीटें जीत लेंगे। पंजाब तो नून लीग ले जाएगी, और जो थोड़ा बहुत इधर उधर है वो इमरान खान साहब और चौधरी और वो मिल के बाकी मॉप अप कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो पीपल्स पार्टी की तो अभी कोई सीटें नहीं बनी ना पंजाब में। सिंध में है उनकी, बाकी केपी शेपी में वो फारग है, वहां वैसे भी नहीं उनको मिलती, थोड़ी बहुत मिलती हैं, वो मिल जाएंगी। तो उनको क्या मिलेगा इस सारे इससे? हालांकि नुकसान बड़ा हो सकता है। तो अब उनको बड़े सोचना है, और नून लीग को और मौलाना को भी सोचना चाहिए कि इनको कैसे साथ रखना है ताकि इनका नुकसान ना हो जाए। पक्की कोई एश्योरेंस होनी चाहिए कि इनका नुकसान ना हो जाए, क्योंकि नुकसान बहुत हो सकता है पीपल्स पार्टी का, जो है वो भी हाथ से जा सकता है। अच्छा, उस सिलसिले में मेरा ख्याल है जरदारी साहब कुछ तजवीजें उनके पास हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मेरा ख्याल है जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ है कि यार आज मुझे कुछ सही तरीके से बात करें, एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ें आप मेरे से बात करें, मुझे बताएं कि अगर कल इलेक्शन में अगर हम गिरा देते हैं आपके साथ मिलके इमरान खान को, तो कल इलेक्शन जो होंगे उससे हमें क्या मिलेगा? सिंध की हमें कोई नहीं जरूरत, हम सही हैं सिंध में। पंजाब में हमें क्या देंगे? क्या 10-15 सीटें जीतने देंगे आप हमें? तो फिर तो मिला भी ना कुछ, फिर हम रिस्क भी ले लेते हैं। मगर अगर आप हमें 10-15 सीटें नहीं देते, और वो कैसे देंगे? वो यही है कि जो लोग पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ नून लीग का कैंडिडेट ना खड़ा हो। ये हो सकता है ना। तो फिर तो मामला बात बन गई कि जी चलो 15 सीटें नेशनल असेंबली की पंजाब से निकल आएंगी, 30-35 वहां से पीपल्स पार्टी 70 पे पहुंच जाएगी। एक सॉलिड किस्म की और भी सीट एडजस्टमेंट्स हो सकती है। तो जरदारी साहब वहां बात कर सकते हैं। जहां तक ये गिराने की बात है गवर्नमेंट की, तो जरदारी साहब जिन लोगों को उन्होंने अपनी तरफ लेके आना है, उनको सदन पंजाब वाले 15-20 लोग हैं वहां, उनको कहेंगे लो जी पक्का हो गया, गारंटीज आप छोड़े, गवर्नमेंट गिराएं हमारे साथ मिलके, और अगली इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब आपके खिलाफ कोई कैंडिडेट्स नहीं खड़े करेंगे, आप यकीनी तौर पे खड़े हो जाएंगे। आपने नून लीग में जाना है चले जाएं, हमारे साथ आना है हमारे साथ आ जाए, आजाद खड़े होना है आजाद खड़े हो जाए। जाहिर है जरदारी साहब कहेंगे जी फिर साढ़े नाल ही आओ, पीपल्स पार्टी के साथ ही आए। तो जाहिर है वो अगर कोई नून लीग खड़ा नहीं होगी उनके खिलाफ तो वो जीत जाएंगे। तो मतलब है इस किस्म की भी तो पीछे बातें चल सकती है ना। अभी तो शायद नून लीग नहीं तैयार होगी इस चीज के लिए। उसकी वजह यह है कि वो कहेंगे लो
तो आप तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, इसके साथ तो हमारी जो मेजोरिटी बननी है वो मेजोरिटी नहीं बनेगी, फिर हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे या और लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो फिर हुकूमत क्या चलेगी? कॉम्प्रोमाइज करके कोalition बना के कैसे चलेगी? वो तो वैसे नहीं चलती कोalition गवर्नमेंट्स। नून लीग हमेशा यही चाहती है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो ताकि कोई कम जो करना है वो कर सके। अब तो डिपेंडेंट हो जाएंगे जरदारी साहब के ऊपर। जरदारी साहब भी ये चाहते हैं कि डिपेंडेंट हो हमारे ऊपर। अगर हम आपको भी रास्ते खोल रहे हैं तो फिर हमारे पे डिपेंडेंट हो। तो मैं समझता हूँ कि पीछे और एक तो गेम चल रही है बिटवीन जरदारी साहब एंड एस्टेब्लिशमेंट। उनको क्या तसल्लियां देनी है कि आपको कोई नहीं हाथ लगाएगा, अगर अगली गवर्नमेंट जो आएगी उसमें हम भी हावी होंगे, हम भी भारी होंगे, और आप फिक्र ना करें, आपको कोई नहीं हाथ लगाएगा, आपके साथ कोई नहीं पंगे लेगा। उधर वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ के साथ वो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इमरान खान साहब भी धमकियां दे रहे हैं, मैं भी बाहर आ गई, ये करूंगा वो करूंगा। तो ये चीजें चल रही हैं और मैं समझता हूँ ये कहीं भी नहीं जाएंगी जब तक एक ऐसी क्रिटिकल स्टेज नहीं आ जाएगी, या आर या पार वाली जो अभी नहीं आई है। अभी ये चीजें चल रही हैं। या तो बिल्कुल इकोनॉमी जो है इस क्रैश स्टेज पे आ जाएगी और शोर शराबा, और बाहर इस वक्त अवाम जो है वो बेचारी बेचैन तो है मगर सड़कों पे नहीं आई खुद अवाम। जिस दिन अवाम सड़कों पे आनी शुरू होगी तो एस्टैब्लिशमेंट को फौरी तौर पे फैसले करने पड़ेंगे कि इसको कैसे रोका जाए, और एक ही तरीका है रोकने का, और वो है इलेक्शन करवाना और ये सारी चीज को डिफ्यूज करना। अभी अवाम नहीं आई। अब ये जो लॉन्ग मार्च है ना, ये दिस इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग द अवाम, अवाम को बाहर निकालना, अवाम की हमायत के साथ लॉन्ग मार्च करनी और फिर बैठना वहां। पहले तो ये था ना हम आएंगे देखेंगे क्या करना, अब तो खुलेआम कह रहे हैं हम आएंगे, हम बैठेंगे वहां। और मेरा ख्याल है अब ये भी डिस्कशन शुरू हो रही है कि आएंगे बैठेंगे और उससे पहले अनाउंस कर देंगे कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक ये गवर्नमेंट नहीं जाएगी, और शायद उससे पहले अनाउंस करें रेजिग्नेशन, बिकॉज ये भी सारे मामले जो है ना ये कल परसों अगले 4 5 6 दिनों के अंदर ये भी तय करने पड़ेंगे, और पीपल्स पार्टी के साथ बड़े सख्त निगोशिएशन करने पड़ेंगे। और आखिर में अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो फिर मौलाना को ही फैसला करना पड़ेगा। आज आपने खबर सुन तो ली, नवाज शरीफ ने कहा लो जी ए साढ़े रेजिग्नेशन से तुसी फैसला करो। ये मैं समझता हूँ बड़ी एक सियासी चाल है नवाज शरीफ साहब की, कि उन्होंने सारी जिम्मेदारी जो है वो मौलाना पे डाल दी है। उसकी वजह कि नून लीग वाले तो निकलेंगे मगर जो मौलाना जो निकालेंगे ना वही खतरनाक लोग होते हैं, वही डेडिकेटेड होते हैं, वही खड़े होते हैं, वही बैठते हैं, और अगर लड़ना पड़े तो लड़ भी लेते हैं। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की सियासी चाल चली है कि मौलाना को इंचार्ज कर दिया है। लो जी ये चाबी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, ताला बंद करना है, ताला खोलना है, जिस तरह कहोगे ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। हालांकि मियाँ साहब की सारे वोट तो मियाँ साहब के हैं, मगर जो अवामी ताकत है इस वक्त, सड़कों की ताकत है, वो शायद नून लीग में उतनी नहीं है, क्योंकि ना मियाँ साहब है यहाँ और शायद ना मरियम को वो गिरफ्तार भी कर लें ताकि वो लोगों को बाहर ना निकाल सके। तो एट द एंड ऑफ द डे ये मौलाना पे बात आएगी। इसलिए मेरा ख्याल है ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक नहीं टैक्टिकल मूव की है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, ये मौलाना के हवाले कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सेठी साहब, इसका कितना खतरा है कि इस्तीफों के मामले पर पीडीएम टूट जाए और पीपुल्स पार्टी अलग हो जाए? ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, पीपल्स पार्टी की बड़ी मजबूरी है। ये भी हो सकता है कि वो एक स्टेज में ये फैसला करें, अच्छा जी आप रिजाइन करें, हम लॉन्ग मार्च आपके साथ करेंगे और हम वहां बैठेंगे आपके साथ, वील गो विद यू, और हमारी रेजिग्नेशन थोड़ी सी होल्ड कर लें, हमें थोड़ा मौका दे दें, हम देखें सिचुएशन कैसे चलती है, और अच्छा है हमें वहां रहने दें थोड़े अरसे के लिए, वहां अंदर बैठ के हम लड़ेंगे आपकी बैटल, और जब वक्त आएगा अगर देखेंगे तो फिर आपके साथ आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं, आप तो वैसे ही बाहर होंगे, अल्लाह खैर सल्ला। तो ये भी एक स्ट्रेटजी निकल सकती है कि अच्छा मजबूरन चले जी पीपल्स पार्टी वालों, आप हमारे साथ लॉन्ग मार्च में तो चले ना, आप आए, और आप अभी फर्स्ट स्टेज पे आप अपने रेजिग्नेशन ना दें, ताकि साथ तो रहें, ताकि वो जो अवामी मेला बनना है, अवामी जो एहतजाज होना है उसके साथ तो रहें। और इस स्टेज पे अगर वो अलग होते हैं तो प्रॉब्लम बन सकता है। तो मेरा ख्याल है यहाँ भी पीडीएम के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी शायद नजर आ जाए आपको, आई डोंट नो, बट शायद नजर आ जाए। जी। मैं नजम साहब, मैं आपसे एक ब्रॉडर सवाल ये करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने सारे एक्टर्स का ये बता दिया कि पीपीपी की क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या उनकी अप्रोच है, फ्यूचर को वो कैसे देख रहे हैं, नवाज लीग की क्या हिकमत अमली है, फजल रहमान साहब कहाँ फिट होते हैं। लेकिन जो असल चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। आई नो मैं हमेशा आपसे यही पूछता हूँ सवाल, इसलिए कि सोच भी बदलती रहती है।
पीपल आर डायनामिक और मामलात भी बदलते हैं। तो अभी एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है? और हमारे एक दो व्यूअर्स, एक व्यूअर ने बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट छोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल पैंडेमिक है, क्राइसिस है, माशी भी, पब्लिक हेल्थ का, और पाकिस्तान में भी। इस सूरत हाल में ये इस तरह का पिंग पोंग और सी सॉ क्या पाकिस्तान को स्टेबिलिटी दे सकता है, जबकि मईशत के लिए आपको बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए? आप क्या सही कह कहोगे? रहे हैं, और ये एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये बात बिल्कुल डिस्कस हो रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है इन चीजों में। मगर बहुत बड़े स्टेक्स हैं यहाँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक चीज के ऊपर जो प्लान बना था कि इस तरीके से हमने चलना है, और ये सिर्फ आपने देखा ही है कि एक एक्सटेंशन नहीं, और भी बातें हैं। ये कोई 5 साल का प्लान नहीं था, ये 10 साल का प्लान था। बिल्कुल। पहले आप सुनते रहे हैं जी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम फलाना, उन्होंने ये सिस्टम बनाया था। अब इसके जरिए हम काम आगे करेंगे और अपना हाथ भारी रखेंगे और खान साहब को साथ लेके चलेंगे। उन्होंने इस प्लान के अंदर ये सोचा नहीं था, कोविड तो छोड़े, हो गया चले। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उनका ये ख्याल था कि ये परफेक्ट प्लान है, हम साथ हैं, हम इनको अच्छे टेक्नोक्रेट्स दे देंगे, ये हमें कहते हैं आप दे दें, मैं ले लूंगा और वो चला लेंगे। व्हाट्स द प्रॉब्लम? देखिए ना, एस्टैब्लिशमेंट तो यही सोचती है ना, सिविल मिलिट्री होती है ना, वो तो हमेशा हुक्मरान, सारी उम्र उन्होंने हुक्मरानी की है, सारे टेक्नीशियंस उनके पास हैं। उनका ये ख्याल था यार ये हम दे देंगे इनको, हफीज शेख ला के दे देंगे, फलाना ला के दे देंगे, ये ला देंगे और मैशत चला लेंगे ये। और सिविल सर्वेंट्स भी हम दे देंगे इनको, पंजाब में भी हम दे देंगे, किसी को इंटीरियर से उठा के सिविल चीफ सेक्रेटरी लगवा देंगे, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। और जो सब कुछ किया उन्होंने, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि खान साहब के बस की बात नहीं है। उनका जो स्टाइल है ऑफ गवर्नेंस या ऑफ डिलीवरी वो है ही नहीं। और टीम ऐसे नहीं बनती। टीम एक लीडर होता है जो अपनी टीम पिक करता है, उसको इंस्पायर करता है, उससे काम लेता है। ये क्रिकेट टीम नहीं है कि आप अथॉरिटी के साथ आप काम निकालें। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स कंसेंसस के साथ होती है, कॉम्प्रोमाइज के साथ होती है। दैट्स द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा, इसीलिए ये दो हाउसेस हैं कि कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द सेनेट एंड दिस, ताकि बैलेंस ऑफ पावर रहे। इमरान खान साहब तो बिलीव ही नहीं करते, ना जमहूरियत में बिलीव करते हैं, ना बैलेंस ऑफ पावर में यकीन करते हैं, ना कॉम्प्रोमाइज में यकीन करते हैं। उनके मुंह में सिर्फ नो 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 नो। अब 2-2.5 साल हो गए, ऑल ही कैन से इज एनआरओ एनआरओ। अरे भाई, ये उस वक्त आप बात करते हैं जब आप ऑपोजिशन में होते हैं। अब आप कंटेनर से उतरे हैं, अब हुकूमत चला के दिखाएं। हुकूमत चल जाती तो ये आज जो कुछ ये मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल कर रहे हैं, और ये जो पीडीएम्स बन रही है, ये नजर ही ना आती है आपको। आप और मैं यहाँ बैठ के कह रहे होते यार देखे ना, काम तो ठीक हो रहा है ना। याद है आपको मुशर्रफ के जमाने में हम यही कहते थे, हाँ यार जमहूरियत तो नहीं मगर काम तो ठीक हो रहा है ना, ट्रेनें तो चल रही है ना, मईशत तो चल रही है ना, नौकरियां तो मिल रही है ना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो बात ये है कि ये हम जब फंस जाते हैं ना इन चीजों में, जब हालात अंदर से खराब हो जाए तो फिर सारी चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, फिर सब जगह पे एहतजाज और प्रॉब्लम्स जी। आने शुरू हो जाते हैं। तो दे नेवर थॉट कि इमरान खान जो है इतना नाइल होगा। अब उनको मसला बन गया कि यार अब क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी सारी किश्तियां जला दी हैं। जरदारी साहब को तो उन्होंने नवाज के जमाने में पिटाई की थी, आपको याद होगा, सिंध के अंदर। और उसके बाद मियाँ साहब की कर दी और नून लीग की कर दी। अब रह के गया उनके पास। उसके बाद अब मौलाना की भी बारी आई हुई। तो उन्होंने तो अपनी कश्तियां जला दी थी इमरान खान के पीछे। अब इमरान खान साहब बड़े खुश थे भाई। अब मसला बन गया, वो इमरान खान साहब की कश्ती चल नहीं रही है, वो डूबती तो नहीं है बिकॉज इन्होंने उसको पकड़ा हुआ है। अब तो ये सारी बातें वहां भी वो सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। इसीलिए कोई सोल्यूशन तो ढूंढनी पड़ेगी ना। अब दो ही सोल्यूशन हो सकती है, या तो ये कि जी कौड़ा कुट करो, पै जाओ, मार पिटाई करो और करो, फॉर डजंट मैटर, 6 महीने और जेल हम भर दो, ये कर दो, वो कर दो, नैब को पै जाओ पै जाओ पै जाओ, उड़ा के रख दो। एक तो ये ऑप्शन है। और ठीक है, 6 महीने के बाद इकोनॉमी जो है आपने आप पे ठीक ठक 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 करके ठीक हो जाएगी। आफ्टर ऑल ये कोविड शोविड भी खत्म हो जाएगा और हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो हर रोज कोई ना कोई आवाज आती है, इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, फिर आईएमएफ का बयान आ जाता है, और नहीं जी की रिकवरी हो रही है 1.5%। ये रिकवरी तो नहीं है ना। और साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग नाराज हो रहे हैं। तो ये सारी बातें जो आप और हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, ये वहां भी बातें हो रही हैं। मगर
वहाँ और तरीके से बातें होती है, वहाँ इतने खुल के बातें नहीं होती। अ, वहाँ बहुत डिसिप्लिन है। और इस दफ़ा प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, वो भी बड़े डिफेंसिव हैं। ज़्यादा अग्रेसिव हो गए तो और मसले बन सकते हैं उनके लिए। तो बिल्कुल इसलिए अंदर भी, इदारों के अंदर भी और इदारों के बाहर भी सही। इतनी देर ये बेइज्जती या इस किस्म की अटैक जो आ रही है, ये कोई अदारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेशर बिल्कुल। पे अंदर आ जाते हैं। तो ये एक डायनामिक सिचुएशन है, एक डायलेक्टिकल सिचुएशन है, कशमकश है, और कोई नहीं कह सकता कि ये कब जाके रिज़ॉल्व होगी। रिज़ॉल्व ज़रूर होगी, मगर कब होगी? वो कहते हैं ना कि पानी जब उबलना शुरू करता है, तो उबलता है, उबलता है, उबलता है, फिर एक स्टेज आती है जहाँ के वो बॉयल करना शुरू कर देता है। तो अभी पानी उबल रहा है, अभी बॉइलिंग स्टेज क्या है हमें वहाँ तो पता है कि 100 डिग्रीज़ या 99 या उस पे आके वो बॉयल करता है, मगर वी डोंट नो, बिकॉज़ एस्टेब्लिश्ड क्लोज़्ड बुक है। हम हुँ, असेसमेंट कर सकते हैं कि भई अंदर क्या हो रहा होगा, और हमें कुछ आइडिया भी होता है। मगर फाइनल फैसले जो हैं आपको पता है उन्हीं के होते हैं, और वो जिस किस्म का इदारे हैं वो बिल्कुल रातों रात ही कुछ फैसले हो जाते हैं, और फिर और जब नहीं होते तो फिर लगे जाते हैं, चलते रहते हैं ऐसे ही। अब आपको क्या पता? आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है इस मुल्क में, और मेरा ख़्याल है हम निशानदेही नहीं करनी चाहिए। जब सही। होगा तो फिर अगर हुआ तो जब होगा तो हम बताएँगे जी, कि जी ये इस किस्म की चीज़ें भी हो सकती थी। जी, अ, बिल्कुल। सेठी साहब, मैं आपसे ना एक और, ये हमारे बड़े डिस्टिंग्विश्ड हमारे दोस्त हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी, इन्होंने भी आपके लिए एक सवाल यहाँ पे छोड़ा। उन्होंने कहा कि ज़रदारी साहब को 2018 में एक बार जो है बिट्रेयल हो गया था, जब उन्होंने साथ दिया सब कुछ, और उसके बाद अब वो दोबारा उसी रास्ते पर है, तो क्या अब क्या ऐसी गारंटी है कि बिट्रेयल नहीं होगा? लेकिन इससे दो पहले कि आप जवाब दें, मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम आपके लाइव कमेंट्स इसलिए दिखा रहे हैं कि एक तो ये कि आप इसका हिस्सा बने, हम उनकी बुनियाद के ऊपर आपसे सवाल पूछें अपने मेहमान से, लेकिन आप ये जो नाज़ेबा अल्फाज़ हैं, वो उससे गुरेज़ करें। पाकिस्तान के आइन में आप जो है जजेस को और डिफेंस फोर्सेस को इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के कमेंट्स नहीं लिख सकते, और हम वो नहीं दिखा सकते। इसलिए प्लीज आप रिफ्रेन करें। अगर ऐसा होगा तो फिर हम आपको ब्लॉक कर देंगे। आई एम सॉरी टू से दैट, उसकी वजह की हालात ठीक नहीं है। जी साइदी साहब, जरदारी साहब का बिट्रेयल। देखिए बिट्रेयल तो ज़रदारी साहब से पहले शहबाज शरीफ साहब का हुआ। जी। बिट्रेयल तो नवाज़ शरीफ साहब के बहुत से हुए व्हेन ही वाज़ इन गवर्नमेंट। अ, तो बिट्रेयल अब हुआ है ज़रदारी साहब का। मेरा ख़्याल है कि ज़रदारी साहब को एहसास है इस बात का, मगर ज़रदारी साहब इज़ अ बिलीवर इन नेगोशिएशन। वो फिर नेगोशिएशन की तरफ जाएँगे, और मेरा ख़्याल है एस्टेब्लिशमेंट के दरवाज़े या रास्ते बंद नहीं करेगी एस्टेब्लिशमेंट। कभी ऐसे होता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव आ जाता है, कभी सियासतदानों की तरफ से कोई इनिशिएटिव चला जाता है। मुझे इस बात का पता है कि नवाज़ शरीफ साहब और मरियम ने तो कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, और ना ही वो लेंगे। ये मैं जो मेरी इल्म है, जो चिड़िया की जो खबर है वो यही है। अलबत्ता ज़रदारी साहब कर सकते हैं, मौलाना कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ अच्छी बात है। सारे रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। बातें होनी चाहिए। बातों के साथ बातें निकलती हैं और रास्ते निकलते हैं। तो इसलिए आई एम इन फेवर, ज़रदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, अच्छी बात है, निकालें कोई रास्ता। उधर मौलाना साहब के पास चाबी आ गई है, रखें अपने पास चाबी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करें, और जब पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करें। तो ये मैं समझता हूँ दीज़ आर गुड स्टेप्स। और ये जो बीच में आपने देखा थोड़ा-सा, लगा हमें ऐसे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने अगर वादा कोई किया था कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तो वो उन्होंने कोशिश की न्यूट्रल रहने की। मगर फिर इमरान खान साहब ने जैसे पहले तोड़ा, उन्होंने उनकी न्यूट्रैलिटी के ऊपर फिर आवाज़ मारी, और ज़ाहिर है वो इतनी सिचुएशन ऐसी थी कि वो तो उनको फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ा। तो ये गेम चलेगी। इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को एक ब्लैकमेल करेंगे, ज़रदारी साहब नेगोशिएट करेंगे, नवाज़ शरीफ साहब धमकी देंगे, मौलाना जो है वो बंदे तैयार करेंगे। तो ये बड़ी मज़ेदार गेम चलने जा रही है। इन द जी। सेठी मीनवाइल अवाम पिसेगी, मईशत और खराब होगी। आज आप देख नहीं रहे हैं ताजिरों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी आप हमें बंद कर रहे हैं कोविड की वजह से। हमें तो यकीन ही नहीं है कि कोविड का ये इश्यू है। आप इसलिए बंद कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च कामयाब ना हो। हुँ। आज सुन लिया आपने, ताजिरों के रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं, और उन्होंने कहा जी हम 6 बजे के बाद दुकानें खोल के रखेंगे। उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। उन्होंने कहा जी हम यकीन ही नहीं करते कि आप जिस वजह से हमें बंद करना चाह रहे हैं वो जायज़ है।
आपके सियासी मकासद है, हम नहीं मानते, हम खोलेंगे दुकानें। अब आप सोच रहे हैं, आज यहाँ बगावत हो रही है, कल कहीं और हो सकती है। बगावतें तो बन रही हैं ना, जितना बेचैनी होगी बगावतें निकलेंगी, और क्या निकलेगा? बिल्कुल। सेठी जी, साहब, सोलंकी साहब। आज आज ही ये खबर थी कि दिसंबर तक 2 बार बिजली के जो रेट्स हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट के अलावा, उसमें 3 रुपए फी यूनिट का इज़ाफ़ा करने लगे हैं। 220 रुपए का एक टीका जो है वो और लगाने जा रहे हैं। सही है। तो इस तरह के इक़दामात से क्या होगा? और ये जो इलेक्शन कमीशन पे जो ये आज इन्होंने धावा बोला है, ये किस हद तक जाएँगे इलेक्शन कमीशन को दबाने में, और उसका क्या नतीजा निकल सकता है? कुछ भी नहीं, ये सिर्फ धमकियां देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते और ना ही ये कुछ करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये इधर उधर के रेफरेंस डाल दिया, ये कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना। इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, दिस इज प्रेशर टैक्टिक्स। जैसे याद है, ऑपोजिशन भी करती है। ये जो केस था फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर, ऑपोजिशन कब से कह रही है इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया, डिले कर रहे हैं, और हम भी कहते रहे। देखे ना, दिस इज द थर्ड इलेक्शन कमिश्नर जिसने 2 इलेक्शन कमिश्नर चले गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया था। और ऑपोजिशन सारा वक्त इल्जाम लगाती रही कि आप आजाद नहीं है, आप अंडर प्रेशर हैं, आप ये हैं, आप वो है। ठीक है, इतने आगे नहीं गए जितने ये चले गए हैं, मगर इनकी तो अब हुकूमत जाने की, इनको तो वो डर लगा हुआ है ना, इसलिए दे विल गो टू एवरी एक्सट्रीम। ये हर किस्म की ये हरबा इस्तेमाल करेंगे, मगर मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन इज नॉट कम अंडर एनी प्रेशर। और उन्होंने, ये जाहिर है वो भी कोई मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वहां कोई सिर्फ सिविल सर्वेंट्स हैं, जजेस हैं, जो भी है, दे आर नॉट गोइंग टू। हाँ, स्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर बहुत मुश्किल होता है रेजिस्ट करना, बहुत मुश्किल होता है। मगर आजकल के हालात ऐसे हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इस किस्म का प्रेशर डाला, तो उनमें से एक भी पांचों में से थोड़ा हिल गया तो, और बात बार कर दी कि जी मेरे पे, आजकल के हालात में एनीथिंग कैन हैपन। कोई जज कह सकता है जी मेरे पे, मुझे ब्लैकमेल किया जा सकता है, मेरे पे प्रेशर आ रहा है। आजकल जब ये इतनी अफरा तफरी हो और इतना प्रेशर हो और आवाम जो है वो बेचैन हो, नाराज हो, और आप हीरो बनना चाहें तो आप हीरो बन सकते हैं बाय सेइंग कि जी मेरे पे ये प्रेशर आ रहा है, ये आ रहा है, मैं खड़ा हो जाता हूँ। शौकत सिद्दीकी साहब खड़े हो गए थे ना, अ, अ, एक दो और जजेस क भी खड़े थे ना, आपने ये काज़ी काज़ी फ़ायज़ी साहब। आवाम की, जहाँ जिस तरफ आवाम जा रही होती है, लोग सोचते हैं कि फिर हम आवाम के साथ खड़े हों। जी, मैं ये सोलंकी साहब, आपने जो बात की वो आपने कहा ये प्रेशर वगैरह, देखिए आपको पता है प्रेशर कहाँ से आएगा, तो वो उस वक़्त इस्तीफ़े होंगे अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ करना है, वरना तो नहीं होते। ये तो मेरे ख़्याल से बड़ी क्लियर बात है। अच्छा सेठी साहब, मैं ये एक और हमारे और भी बहुत सारे एक फ़ारूक कामरान साहब कह रहे हैं, आई नो कि ये हमारे मौज़ू से ज़रा फ़र्क है। वो ये कह रहे हैं कि आपने जियो का प्रोग्राम, जियो टीवी पे आप दोबारा कब जाएँगे? और आप टीवी पे क्यों नहीं आते? ये कोई 8-10 सवाल हैं, तो एक क्विक सा रिस्पॉन्स दे दीजिए रिकॉर्ड पर कि आपको टीवी र इंडस्ट्री जी, ने जी, क्यों रिकॉर्ड पे ये आना है छोड़ा? कि जब भी मुझे कोई टीवी वाले इनवाइट करते हैं और मैं हाँ करता हूँ, तो उनको फ़ोन आ जाता है, नो। तो बस, और मैं आपसे क्या कहूँ? जी, फ़ारूक साहब, आई होप आप समझ गए होंगे कि कि सेठी साहब की जो वो क्यों नहीं है टीवी के ऊपर, इसलिए कि फ़ोन आ जाते हैं कि इनको नहीं अ, ऑन एयर जाने देना, साफ-सी बात है। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है वो मरियम के हवाले से है। नजम, आप ये बताइए कि मरियम नवाज़ जो हैं, क्या उनको भी बाहर भेजने की, आज तुमने कहा कि वो कहीं नहीं बाहर जाएँगी जब तक इमरान खान नहीं निकलेगा इक़्तिदार से, बड़ी धुआँधार तकरीर उन्होंने की, बल आज क्यूएनए ने भी किया। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रे में पासपोर्ट रख के और ईसीएल से नाम हटाकर भी मुझे भेजेंगे, तो जब तक इमरान सरकार है, मैं नहीं जा रही। बड़ी जी, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। जी, अब आप सोचिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि मुझे प्लेट पे भी मुझे मुझे कर दें तो मैं नहीं जाऊँगी। मगर साथ ये है कि जब तक इमरान खान है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। तो अब बात ये है कि अगर कोई ऐसी सूरत-ए-हाल बनती है कि इमरान खान साहब जाते हैं और मरियम और नवाज़ शरीफ साहब बाहर रहें कुछ अरसे के लिए, और शहबाज शरीफ साहब, शायद खाकान अब्बासी एंड कंपनी, बिलावल भुट्टो, ये यहाँ संभाल लें। आप बात समझ रहे हैं मेरी? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। देखिए,
एक वक्त था जबकि मियां साहब जब गए थे तो ये भी तय हुआ था कि मरियम भी जाएंगी बाहर, मगर उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा नहीं, इनको यहीं रखेंगे हम। और वो जो भी बना था प्लान, या जो भी था, या जो भी सोच थी, इमरान खान साहब ने गड़बड़ कर दी ना, नहीं जाने दिया। तो अब बात यह है कि जब तक इमरान खान है, ना मरियम जाएंगी ना वो उनको जाने दिया जाएगा। मगर जी, उसके बिल्कुल। बाद बहुत कुछ हो सकता है। डिपेंड करता है ना इलेक्शन कब होगी, कैसे होगी, क्या डिस्कशन होती है कि भाई किन टर्म्स के अंदर होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर अच्छा, बात ये देखिए एक साहब, और इमरान खान का जो अख्तियार है वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो तो नवाज शरीफ को भी नहीं जाने देना चाह रहे थे, फिर उन्होंने वो 7.5 अरब रुपए का भी डिमांड कर लिया था, फिर 50 रुपए में वो चले भी गए। वो तो कोविड का लॉकडाउन भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर पूरे मुल्क में लॉकडाउन लग भी गया। तो चीजें जो है वो बिल्कुल मुतलिक तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए ना, इमरान खान साहब भी तो कहते हैं ना जी, हमें तो ये कहा गया था कि वो मर रहे हैं, हमने जाने दिया। हमें क्या पता था कि इशारे तो वो कर रहे हैं ना कि हमारे साथ भी हाथ हो गया था। अब बात ये है कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि मियां साहब की तबीयत खराब थी, कोई शक नहीं है। जिन हालात में वो थे, इट वाज बैड सिचुएशन और एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। आई थिंक डॉक्टर्स ने यही रियलाइज किया कि अगर खुदा ना खासा कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ना एस्टेब्लिशमेंट लेने के लिए तैयार थी, ना इमरान खान लेने के लिए तैयार था। तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है उस वक्त ये भी था कि मरियम भी जाए और ये चुप करके बैठ जाए, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब की गेम चल रही थी। मगर जब उन्होंने पहला कदम मरियम को रोक दिया, तो उसके साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग थी वो थोड़ी खराब हो गई। और फिर वो प्रेशर पड़ा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फ्रॉम इमरान खान। हमने इनको तो जाने दिया, उनको नहीं जाने देंगे, इनको रखना है यहाँ टू बी एबल टू ब्लैकमेल इमरान नवाज शरीफ। तो अब वो डटी हुई है। देखिए ना, वो शी इज अ वेरी ब्रेव वुमन। अब वो उनको आप जेलों वेलों में डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो और उनकी जो जी, लोग और भी उनको पसंद करेंगे। आपको पता ही है, दिलेर लोगों को लोग पसंद करते हैं, जी, और खुसूसन दिलेर तो हमारे वो यहाँ। है। बिल्कुल। और तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कार्ड अब नहीं रहा इनके पास, मरियम वाला। वो कार्ड अब वो कार्ड है जो कि शहबाज शरीफ साहब प्ले कर सकते हैं। शायद खाका नवासी और शहबाज शरीफ साहब मिलके कर सकते हैं, जरदारी साहब और ये सब मिलके कर सकते हैं। जब रास्ते ढूंढेंगे, रास्ते ढूंढने में दो चीजें होंगी। एक ये कि एस्टैब्लिशमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उस रास्ते में, और एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और कास्ट आयरन गारंटीज। और वो किससे? जाहिर है फ्रॉम नवाज शरीफ साहब एंड मरियम। सो पहली बात तो ये है, वो कैसे होगी, कौन करेगा, वगैरह वगैरह। दूसरा ये कि मियां साहब और मरियम को इलेक्शन चाहिए। वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी नून लीग। उसकी वजह वो ये, जरदारी साहब कर लें, मौलाना बैठ जाएं, जरदारी साहब बैठ जाएं, और लोगों को ले लें इधर उधर के, मगर नून लीग उसका हिस्सा नहीं बनेगी। क्यों? ये जो हालात है ना, इनको कोई मैनेज नहीं कर सकता। इसलिए बड़े खतरनाक किस्म के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अभी आपने बताया कि कीमतें बढ़ाओ, ये करो वो करो। ये कोई जादू का वो छड़ी नहीं है कि जनाब नवाज शरीफ आए और ये करे और सारा कुछ ठीक हो जाए। नहीं होना ठीक। मगर जो भी आएगा उसको कम से कम 5 साल चाहिए होंगे हार्ड फैसले करके फिर उनकी रिजल्ट्स देने के लिए। तो वो तो मियां साहब अगर 1 साल 2 साल के लिए कोई हुकूमत आती है, उसका नहीं हिस्सा बनेंगे। कहेंगे लो इनू गाला पैणगे, इमरान नु कढ़िया, ये भी वही काम करनगे जड़े वो पहले करते पहले, हाथ बंधे हुए सबके। तो हम तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी हमारा अवाम हमारे हक में है। आज वोट पड़ जाए, हम जीत जाएंगे, स्वीप कर जाएंगे। 2 साल के बाद अगर हम हिस्सा बन गए तो लोगों ने हमें भी गालियां देनी है, पता नहीं कोई तीसरा बंदा ना कोई निकल आए फिर। इसलिए ये तो हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर ये बने, ये भी नहीं करेंगे कि जी आपको 2.5 साल 3 साल आप बैठ जाएं आके। ना ना ना, सियासत के अंदर इतने बड़े वैक्यूम नहीं छोड़ते। तो बात वहीं आएगी। नंबर 1, एस्टैब्लिशमेंट की गारंटीज एंड सिक्योरिटी। नंबर 2, अर्ली इलेक्शन नॉट लेट इलेक्शन। अगर इमीडिएट नहीं तो अर्ली नॉट लेट। नंबर 3, रोल ऑफ मरियम एंड नवाज शरीफ इन द इंटरिम पीरियड, एंड नंबर 4, द टर्म्स, किस तरीके से इलेक्शन होगी। नो रिगिंग, नो
FTP, वो क्या सिस्टम था इनका, RT सिस्टम, आरटीएस हाँ, ना 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 ना, फूल प्रूफ सिस्टम, ताकि ये फिर से गड़बड़ ना हो सके। तो ये चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी, और जब तक बातचीत नहीं होगी ये कैसे डिस्कस होगी? या जरदारी साहब कर लें या मौलाना कर लें, मियाँ साहब तो नहीं करेंगे। अलबत्ता मियाँ साहब इनके साथ जरूर बात करेंगे, अच्छा जी दसो की हल निकाले जे, मतलब सो इस तरीके से ये बात आगे जाएगी। मगर इमरान खान साहब हर स्टेज पे इसको साबोटाज करेंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि दरारें पड़ती रहे इनके दरमियान। सेठी बिल्कुल। साहब, ये जो जमानतें पीपुल्स पार्टी चाह रही है, जैसे पंजाब के अंदर इसको यकीनी बनाना कि उनके कुछ लोग जो है वो मुंतखब हो जाएं, क्या पीएमएलएन और नवाज शरीफ इसके लिए राजी हो सकते हैं? क्या, सॉरी कम अगेन, PMLN क्या की क्या पंजाब के नवाज अंदर? शरीफ, हाँ, नवाज शरीफ कोई पॉलिटिकल अकोमोडेशन कर सकते हैं? पीपुल्स पार्टी को कोई जमानतें दे सकते हैं अगले इंतखाबात के हवाले से? देखिए ना, मैंने आपसे कहा बिल्कुल दे सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, मगर देखिए ना, ये डिस्कशन में आएगा ना, अगर वहां तक बात जाएगी तो फिर डिस्कशन में आएगा कि देखिए ना, अगर आपने अगर जरदारी साहब के डिमांड्स बहुत सख्त हैं तो नवाज शरीफ साहब नहीं मानेंगे। वो कहेंगे फायदा क्या, अगर आपने हमें इलेक्शन में मेजोरिटी नहीं लेने देनी और आपके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा हर चीज के लिए, तो फिर तो मुश्किल है, फिर कैसे होगा? तो ये फिर लेन देन करनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत। आ, जरदारी साहब को भी कुछ मिलना चाहिए और नवाज शरीफ साहब को भी कुछ रखना चाहिए, तो ये फिर देखना पड़ेगा कि जी कैसे होता है कैसे नहीं होता। बिल्कुल। हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है और मैं चाहूंगा कि अब हम इजाजत लें सेठी साहब से भी, अपने नाजरीन से भी। आपने सुनी सेठी साहब के मुख्तलिफ जो तज्जिए पेश किए, मुख्तलिफ सवालों के आपके जवाब दिए। आई होप के आप दोबारा भी ज्वाइन करेंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको हर हफ्ते जो है इनवाइट करें। और आपने देखा कि हाइब्रिड निज़ाम के बारे में जो सेठी साहब की राय है, वो इस वक्त मेरे ख्याल से मुल्क में उस पर कंसेंसस बनता जा रहा है कि ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं चल रहा, इसमें दरारें आ गई हैं, इसमें पोटेंशियल है क्रैश करने का। क्या वो पहले करता है या पहले से सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट मिलके कोई हल निकालते हैं, ये अब हमें वक्त ही बताएगा। और आपकी आमद का शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच।